नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सत्य को बहुत दिनों तक आप दबा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते और सत्य को अगर आप लोहे की दीवारों में भी छुपा दें तो भी इतनी ताकत होती है सत्य में कि वो लोहे की दीवार को तोड़ करके बाहर आ जाएगी। आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि सत्य की चर्चा ना करें, बड़ी कड़वी घूंट पीनी पड़ती है अगर आप सत्य की चर्चा करते हैं तो। लेकिन बृहत्तर हित में, समाज के और देश के हित में आपको कभी-कभी सत्य का उद्घाटन करना पड़ता है और सत्य से रूबरू होना पड़ता है। होना भी चाहिए। इसके बिना रहना ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं ये भूमिका क्यों बांध रहा हूं? मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि बहुत कुछ गहरी चाल चली जा रही है, गहरी साजिश हो रही है। हालांकि ये साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। आजादी हमें मिली है, लेकिन आजादी का क्या स्वरूप है वो एक दूसरा विषय हो जाएगा और लंबा फिर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, विषयांतर नहीं होना चाहिए। तो आज विषय पर लौटते हैं। विषय है कि दिल्ली में गहरी साजिश हो रही है और इसका पटाक्षेप हुआ है और हमारे मुस्लिम भाई बहनों को और देश में जातीय उन्माद को बढ़ाने के लिए एक गहरी साजिश चल रही है। साजिश, जैसा मैंने आपको कहा, कि बहुत पहले से चली आ रही है। आज मैं उसके बारे में बड़ा रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं। एक दिन पहले दिल्ली में संघ प्रमुख और संघ के और जो कार्यवाहक हैं, अलग अलग कार्यवाहक लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, उनकी मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ या मुस्लिम लीडरों के साथ बैठक हुई दिल्ली में। और इस बैठक के बाद देश में वही वर्ग, जो वर्ग इतने दिनों से एक्टिव है और उसके लिए बजाप्ता करोड़ों की फंडिंग अलोकेटेड है, उन्होंने फिर दोबारा मोर्चा संभाल लिया। जब जब संघ या कोई संगठन देश में अमन चैन, आपसी सौहार्द और एक बृहत्तर पॉलिसी फ्रेम करने की कोशिश करता है, तो ये जो संगठन है, ये जो गैंग है, वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि उनकी दुकान इसी पर चल रही है, इसी बुनियाद पर चल रही है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रख रहा हूं जिसके बारे में हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी हो, लेकिन बहुत सारे दर्शकों को यह जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। फिर कल की तरह आज भी कुछ नाम लूंगा और उसे धीरे से ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश कीजिए। पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें समझने और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको तथ्य सामने रख देना है। आईने की तरह साफ है, उसमें धूल बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आपको खुद का चेहरा धूमिल दिखे। आईना साफ है, आपको अपना चेहरा दिख जाएगा और उनके चेहरे को तो आप पूरी तरह से देख पाएंगे। तो क्रिस्टल क्लियर जो एविडेंस है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 21 मई 1991 हमारे देश के पूर्व प्रधान, आज मैं कुछ भी बात बोलने से पहले ये एक राइडर देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। मैं सिर्फ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैं पार्टी विशेष के खिलाफ कोई अभियान चला रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो तथ्य है वो तो आपके सामने रखना पड़ेगा। और अगर इस तथ्यों के बिना पर आप ये समझते हैं कि मैं कोई अभियान चला रहा हूं, तो आपको समझने की पूरी आजादी है। आप समझें। और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। आपको मैं अग्रिम मुबारक दे रहा हूं।
21 मई 1991 हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, चर्चित प्रधानमंत्री, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की असमय मृत्यु होती है। टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें उनकी मौत होती है तमिलनाडु में, कोयंबटूर में, पेरम्बदूर में। तमिलनाडु के पेरम्बदूर शहर में उनकी मौत होती है और जो मौत जिन्होंने हत्या की उसको सजा मिली थी। सजा को गांधी परिवार ने माफ कर दिया और वो अब रिलीज भी हो गई है। वो एक अलग विषय है। 21 मई 1991 के महज 30 दिन के बाद, सिर्फ 30 दिन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आज सारे फैक्ट्स को ध्यान से देखना और समझना है। महज 30 दिन के बाद 21 जून 1991 एक फाउंडेशन का गठन हुआ। उस फाउंडेशन का नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन। कहा गया कि राजीव गांधी को, हमारे देश के इतने चर्चित प्रधानमंत्री को, इतने चर्चित चेहरे को, पर्सनालिटी को होमेज देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक उपहार होगा कि उनके नाम पर एक फाउंडेशन का गठन किया जाए। गठन किया गया। उसके उस दौरान बहुत सारे ट्रस्टी बने। सोनिया गांधी ट्रस्टी बनी, प्रियंका गांधी ट्रस्टी बनी, राहुल गांधी ट्रस्टी बने। उस दौरान मनमोहन सिंह ट्रस्टी बने, अमिताभ बच्चन ट्रस्टी बने, पी चिदंबरम ट्रस्टी बने, सुमन दुबे जो उनके क्लोज मित्र थे वो ट्रस्टी बने और शंकर दयाल शर्मा ट्रस्टी बने। इतने नाम उस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। बाद में जो की प्लेयर्स हुए उसमें से 5 नाम ही हैं जो की प्लेयर्स हैं। सैम पित्रोदा बने। अब ये 5 नाम कौन-कौन हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम और मनमोहन सिंह। ये लोग हुए की प्लेयर्स राजीव गांधी फाउंडेशन के। मतलब की प्लेयर्स का मतलब ये हुआ कि राजीव गांधी फाउंडेशन में को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या मैंडेट है, पैसे कहां से आएंगे, इसके लिए ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। पहली बात तो आपको भी ये आपके जहन में ये बात कौंधेगी कि देश के इतने चर्चित पर्सनालिटी की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, इतना गहरा आघात लगा है। एक ही महीने में ये सारी बातें फटाफट की गई कि तुरंत राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया जाए और उनकी स्मृति के लिए, उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस फाउंडेशन का निर्माण करके काम किया जाए। खैर चलिए, कह सकते हैं आप कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, 30 दिन का वक्त बड़ा होता है और राजनीति में के लिए बड़ा होता है। तो 30 दिन के अंदर ही ये निर्णय ले लिया गया और राजीव गांधी फाउंडेशन का निर्माण हो गया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। मैं राजीव गांधी फाउंडेशन का यकायक जिक्र क्यों कर रहा हूं और क्यों मैंने कहा कि संघ की जो मुलाकात हुई है देश के मौलवियों के साथ और मुस्लिम लीडरों के साथ, उसके बाद क्यों कोहराम मच गया है? इसका एक रिश्ता है, एक संबंध है और बहुत गहरी साजिश हो रही है मित्रों दिल्ली में। अब इस राजीव गांधी फाउंडेशन का रिश्ता अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़ रहा है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से जुड़ रहा है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़ रहा है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंडियन रूरल डेवलपमेंट जो एक ट्रस्ट है उससे जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, काहे जुड़ रहा है भाई? इन लोगों ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए, बड़े पैसे दिए। आप हैरान हो जाएंगे कि
1991 में इस फाउंडेशन के बनने के बाद सरकार के स्तर पे आप ध्यान रखिए, एक प्राइवेट फाउंडेशन को सरकार ने अपने बजटीय प्रावधान में कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरकार 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान करती है और जो हर साल 20-20 करोड़ के धनराशि में अगले 5 साल के लिए दिया जाएगा। यह निर्णय लिया जाता है और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हैं और यह निर्णय लिया जाता है। बाद में इस पर काफी बवाल हुआ, अपोजिशन ने इस पर आपत्ति दर्ज की, देश भर में चर्चाएं हुई कि सरकार एक प्राइवेट बॉडी को जो पैसा दे रही है उसका मैंडेट क्या है, आधार क्या है। उस वक्त इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उस तरह से चलन नहीं था, इसलिए आगे जो हुआ है खेल वो भी मैं बताऊंगा। बजटीय प्रावधान किया गया, पार्लियामेंट में इसकी घोषणा हुई, अपोजिशन ने विरोध किया, इस पर विरोध हुआ और फिर बाद में राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं मतलब कर्ता धर्ताओं ने कहा कि नहीं नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार पैसा ना दे, सरकार अच्छा काम करे, ये पैसे सरकार अलग अलग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से खर्च करे और देश का काम करे। देश के लिए सरकार है, सरकार को देश के लिए समर्पित रहना चाहिए, तो देश का काम करे। बाद में राजीव गांधी फाउंडेशन इससे खुद को अलग कर लिया क्योंकि विवाद हुआ और उनको लग रहा था कि ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि इसे कोर्ट भी ले जाया जाए, तो कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने एक पत्र लिख दिया और कहा कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। खैर, बड़ी अच्छी बात है, नहीं चाहिए। बाद में मैं क्यों राजीव गांधी का जिक्र कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और अभी क्या क्या चल रही है और क्या क्या चला देश में इतने दिनों तक, वो सब आपको आज स्पष्ट हो जाएगा। फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है, मैं आपको सिर्फ साक्ष्य रख रहा हूं और आपकी दृष्टि ताकि ओपन हो जाए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है और हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे किसी भी कीमत पर। राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से 68 करोड़ रुपए मिलते हैं और आगे भी मिल रहा है। 187 करोड़ बीएमजीएफ से 68 पॉइंट आरआईएसटी रूरल इंडिया सपोर्ट ट्रस्ट रिस्ट, जो कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स का ही संभवतः पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है या उसी के तहत आ रहा है, 187.84 करोड़ रुपए मिले। और जो पहला इनिशिएटिव हुआ, आश्चर्य होगा, 91, 92, 93 में ही इन्होंने बहुत जबरदस्त एक इनिशिएटिव शुरू किया। वो इनिशिएटिव था एड्स के खिलाफ कैंपेन का। बड़ा कैंपेन चल रहा था और इन्होंने चलाना शुरू किया उस कैंपेन को, देश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया एड्स के खिलाफ। अच्छी बात है, चलाना चाहिए। यहीं तक बात नहीं बढ़ी, अब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में मैंने कल चर्चा की है आपको। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारत सरकार दोनों ने मिल करके पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से 60 करोड़ रुपए और सरकार के तरफ से 60 करोड़ रुपए पहला जो बजटीय प्रावधान किया गया, मतलब ये डायरेक्ट नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने किसी एक बॉडी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले आए और ये घटना है 2006 की, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आपके जहन में लगेगा कि ये तो सरकार की एजेंसी है, नहीं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया वो हेल्थ सेक्टर के लिए काम करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बनाई गई। और कल भी मैंने इशारा किया था कि इन्होंने कैसे हेल्थ केयर को पूरी तरह से कब्जा किया, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एम्प्लॉय और भारत सरकार के बिके हुए कुछ
ब्यूरोक्रेट्स, वो दोनों मिल करके इस फाउंडेशन का निर्माण किया। और ये दोनों फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बियॉन्ड आकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, सबको नियंत्रित करने लगा और अपने लोगों का अपॉइंटमेंट इन की पोजीशंस पे करने लगा, आपके स्वास्थ्य का हवाला देकर के। अब ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया 68 करोड़, 60 करोड़ से भी अधिक पैसा देती है राजीव गांधी फाउंडेशन को। सीधा पैसा आ रहा है एक विदेशी ट्रस्ट से एक भारत के ट्रस्ट के पास। जाकिर नायक, आप जानते होंगे जाकिर नायक को। जाकिर नायक के ट्रस्ट ने इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये महान इस्लामिस्ट स्कॉलर हैं, दुधर्ष जिसको आप कह सकते हैं, बड़े विद्वान, और इनकी विद्वता सिर्फ इसमें है कि ये कैसे हिंदुओं के खिलाफ अपने मुस्लिम भाई बहनों को भड़का करके, उसको उन्मादी बना करके, एक रिलीजियस डिवाइड पैदा करके देश को तोड़ा जाए। इसी प्रोजेक्ट पर है जाकिर नायक। इनके भड़काऊ जितने स्टेटमेंट हैं, जब आप इनको सुनेंगे, अब तो इनको प्रतिबंधित कर दिया है भारत सरकार ने। ये जाकिर नायक को, और देखा सुना होगा, एक वीडियो बड़ा चलता था, वो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े सलाहकार व्यक्ति में से एक और बड़े मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय बाबू, वो इनको जाके कहते हैं कि जाकिर बाबू, और इनके कार्यक्रम में जाकर के शामिल होते हैं मुंबई में, दुबई में, जहां मर्जी वहां जाते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह साहब जो हैं, वो जाकिर बाबू को जाकिर बाबू कहते हैं। जाकिर नायक ने 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को। बड़ा हाय तौबा मचा, बवाल मचा। बवाल मचने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन के और फिर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठने लगा। तो इन्होंने फौरन क्या कहा कि हमने पैसे उनके लौटा दिए। 50 लाख रुपए जो जाकिर नायक ने हमें दिए थे, फंड किए थे, वो पैसे हमने लौटा दिए। इसके आगे चाइना सरकार ने अपने एम्बेसी के माध्यम से 1.3 और 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इन टर्म्स ऑफ रुपीज, राजीव गांधी फाउंडेशन को देती है। चाइना सरकार दे रही है। अब चाइना के ऊपर राहुल जी जो कुछ भी कह रहे हैं बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। चाइना सरकार की तरफ से 1.5 करोड़ से अधिक मिलने का इनके ऊपर आरोप लग रहा है, मिला इनको। अब राजीव गांधी फाउंडेशन को जो ये पैसे मिल रहे थे, इस पैसे से काम क्या हो रहा था? राजीव गांधी फाउंडेशन रूरल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर डेवलपमेंट में, सैनिटेशन में, वाटर कंजर्वेशन में, इन सब में बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, और सर गवर्नमेंट बियॉन्ड गवर्नमेंट है, और ये होमेज दिया जा रहा है। सरकार इनकी है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। 10 साल इनकी सरकार रही, मनमोहन सिंह सरकार की, मनमोहन सिंह की, लेकिन सरकार इन सब चीजों में काम नहीं कर पा रही है। वो रूरल डेवलपमेंट में काम नहीं कर पा रही है, वाटर कंजर्वेशन में काम नहीं कर पा रही है, अन्य चीजों में काम नहीं कर पा रही है, हेल्थ केयर में नहीं कर पा रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को बड़ा तेजी से, मतलब बेचैन हो गया है राजीव गांधी फाउंडेशन कि इसे हम इस सारे कार्यों को कर देना है। राजीव गांधी फाउंडेशन का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहता है कि आपका फाउंडेशन अपने 2 स्टूडेंट को हमें भेजें, हम उनको एमफिल और पीएचडी की डिग्री देंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का जो खेल चल रहा है इसी दिल्ली शहर में बैठ करके, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन के फेलो के एमफिल और पीएचडी की डिग्री दे रही है। अब वो फ्री में दे रही है, पैसे लेके दे रही है कि ये उनको पैसा भेज देते हैं, अब इसका जिक्र नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है राजीव गांधी फाउंडेशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि हम आपके 2 फेलो को
एमफिल और पीएचडी की डिग्री देंगे। अच्छी बात है, दीजिए आप। इंटेलेक्चुअली भी एक ग्रुप तैयार करना और इन फंड को सामने में हेल्थ का, वाटर का, एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का दिखा करके एक सेट ऑफ पीपल तैयार करना जो कि नैरेटिव तैयार करेगा, वरना जाकिर नायक पैसा क्यों देगा? अब इस राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े लोग कितने हैं, कितनी संख्या में हैं, उसका सही सही आकलन करना बहुत मुश्किल है। कहां कहां है, किस वेश में है, यह भी आकलन करना मुश्किल है। वैसे तो ऑडिट एंड अकाउंट इनका चलते रहता है, ये ऑडिट अपना जमा करते रहते हैं। अब तो खैर इनका एफसीआरए का जो लाइसेंस था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि जो विदेशी फंडिंग इनको आ रही थी उस पर बहुत गंभीर सवाल उठे थे, वो भी कैंसिल हो गया इनका। लेकिन इनके जो स्लीपर सेल हैं वो इस देश में अमन चैन के बहाली के नाम पर अमन चैन को डिसरप्ट करने का धंधा कर रहे हैं। आजकल एक यूनिवर्सिटी बड़ा पॉपुलर है, वैसे तो पहले एक यूनिवर्सिटी था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लेकिन आजकल एक नया विश्वविद्यालय चलन में आया है, वो है अशोका यूनिवर्सिटी। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हरियाणा में है। अशोका यूनिवर्सिटी में इस तरह के इंटेलेक्चुअल की बड़े पैमाने पर तैनाती हुई है जो स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करे। जेएनयू में जिस प्रकार से ब्रेन वॉश, अच्छा आप देखिए, ये कहते हैं कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आर्टिकल दे रहा हूं, और मैं जिनका आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूं, संयोग बस शुरुआती दिनों में, मेरे पत्रकारिता के करियर में शुरुआती दिनों में मेरे ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करते थे। बीबीपी शर्मा का एक आर्टिकल मैं आपको पेश कर रहा हूं। ये न्यू एज ऑफ इस्लाम का है। कैसे ये लोग, क्या रणनीति चल रही है इस देश में, कितनी धूर्तता चल रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आर्टिकल में, ये न्यू एज ऑफ इस्लाम में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी धूर्त है, जो अपने पुराने एक नेता सिकंदर बख्त, जिन्होंने की इंटर रिलीजन मैरिज किया था राज शर्मा नाम की एक महिला से, उनको इन्होंने उस वक्त लव जिहाद कहा था। और इस बात का जिक्र देखिए, आपको मालूम होगा कि सिकंदर बख्त को पद्म विभूषण मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने सिकंदर बख्त को जो सम्मान दिया है वो अनपैरेलल है। लेकिन सिकंदर बख्त के नाम पर एक इंटेलेक्चुअल झूठ का प्रचार फैलाया गया। अरे आप इंटर रिलीजन जब शादी करते हैं तो कुछ लोग आप विरोध करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, लेकिन उसको लव जिहाद का एंगल दे करके एक खास संगठन को के ऊपर चस्पा किया गया, उसके विरोध का पूरा वातावरण बनाया गया, और वो वातावरण आज भी बनाया जा रहा है। हवाला क्या दिया जा रहा है वो मैं आपको डिटेल दिखाता हूं। उस आर्टिकल में माननीय बीपीपी शर्मा एक जमीना परवीन का जिक्र करती हैं। जरा उस आर्टिकल को आगे बढ़ाइए। जमीना परवीन का जिक्र करती हैं, जो कह रही हैं कि 1916 में उन्होंने 2016 में एक रिसर्च किया इन्होंने। थोड़ा सा आगे पीछे ले जाइए, पीछे। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, और आगे थोड़ा सा। हाँ, बस। नजीमा परवीन है, ये इनका जिक्र करते हैं कि इन 2016 ए यंग रिसर्चर Najima Parveen submitted her PhD thesis titled Idea of Homeland and Politics of Space, a study of Muslim localities of Delhi to Victoria University, Wellington. ये कितनी गहरी साजिश है वो मैं बता रहा हूं आपको, कि मुसलमानों की स्थिति दिल्ली में क्या है, उसका पॉलिटिकल स्पेस क्या है, उनका होमलैंड लैंड की क्या स्थिति है, इन सबके ऊपर एक यंग रिसर्चर नजीमा परवीन का को उद्धृत कर रहे हैं माननीय बीपीपी शर्मा। और ये पीएचडी कहां पब्लिश हो रहा है? वेलिंगटन यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब तार देख रहे हैं कितने जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरफ इंटेलेक्चुअली ऐसे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं जिससे युवाओं का ब्रेन वॉश हो,
और ये संदेश जाए कि संघ, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। अब आप संदर्भ समझ रहे हैं मैं जो ला रहा हूं। संघ की बैठक जो हुई, वो कैसे उस बार बार जब जब संघ ये कोशिश करता है कि हम कम्युनल डिवाइड को कम करें, तो वही गैंग एक्टिव होता है जो कम्युनल डिवाइड को बढ़ाने के लिए फंडिंग ले रहा है, पैसे ले रहा है। और उसका सबसे बड़ा स्रोत राजीव गांधी फाउंडेशन अकेले है। और राजीव गांधी फाउंडेशन में वो सभी ट्रस्टी हैं जो देश की सबसे पुरानी, सबसे पहली राजनीतिक पार्टी, बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य उसके मेंबर हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। और इसीलिए कल ही इस देश में एक नारा आया कि हमने जो जाति जनगणना नहीं कराई वो हमारी गलती थी, हम जाति जनगणना कराएंगे। इसी कांग्रेस पार्टी का नारा हुआ करता था, जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। क्योंकि उस वक्त देश आजादी से बाहर निकला था और एक नैरेटिव चल रहा था कि देश को जोड़ना है, देश को बनाना है। जिस पार्टी का नैरेटिव था जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा कांग्रेस का निशान आ गया। उसके पहले बछड़ा, गाय, इस सब का निशान हुआ करता था। लेकिन जब कांग्रेस आई बना, कांग्रेस इंदिरा बना, तो ये नारा चला। वो नारा वाली पार्टी अब कह रही है कि ओबीसी, दलित और मुसलमान, इसका कॉम्बिनेशन बना रही है और सीधा सीधा एक खास वर्ग को, हिंदू की एक बड़ी आबादी को ये बाहर कर रहे हैं अपने सिस्टम से, सीधा सीधा कह रहे हैं और एक तिकड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जातीय उन्माद को फैलाने का डायरेक्ट काम कर रहे हैं। और वो डायरेक्ट काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फंडिंग बहुत जबरदस्त आती रही है। इसी काम के लिए फंडिंग थी और ये काम हुआ नहीं। नाम दिया गया कि एग्रीकल्चरल रिसर्च, इकोनॉमिक रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च, हेल्थ केयर का रिसर्च, ये सभी फार्स, झूठ बात। ऐसे पत्रकार तैयार करना, ऐसे प्रोफेसर तैयार करना, ऐसे लॉयर तैयार करना, ऐसे डॉक्टर तैयार करना जो इन सभी सेक्टर्स में हमारी आबादी का ब्रेन वॉश करे। और उसके लिए हमारे पास ये पैसे हैं, ये पैसे ले जाओ और काम करो। ये चल रहा है 21 जून 1991 से 2025 में, ये पराकाष्ठा है। आप हैरान होंगे कि एक नैरेटिव चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कॉम्युनल नहीं है तो उनके एक भी सांसद नहीं है, एक भी मंत्री नहीं है। इसी सिकंदर बख्त की बात मैं कह रहा हूं जिसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं। सिकंदर बख्त को इन्होंने, जब पहली शादी हुई थी, मतलब ऐसे नेता थे जो बीजेपी के स्टॉलवर्ट लीडर थे सिकंदर बख्त, इसी सिकंदर बख्त का ये जिक्र नहीं कर रहे हैं ये अपने कॉलम में। ये रिसर्चर जिसका ये उदाहरण दे रहे हैं, बीपीपी शर्मा साहब, लिख रहे हैं किसमें? न्यू एज ऑफ इस्लाम। देखिए कहानी, मतलब न्यू एज ऑफ इस्लाम को डेमोक्रेटिक, लिबरल, सेकुलर बनाने की कोशिश हो रही है, न्यू एज ऑफ इस्लाम को। वहां पर ये आर्टिकल छप रहे हैं और उसमें सिकंदर बख्त का जिक्र हो रहा है। इसी सिकंदर बख्त को, जिसको ये कह रहे हैं कि संघ के लोग लब जिहादी कहते थे, यही सिकंदर बख्त जब दिल्ली, जो दिल्ली 6 है, इससे जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी गली के मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये न्यू एज इस्लाम के आर्टिकल में माननीय बीबीपी शर्मा ने इस बात का जिक्र किया ही नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम एमएलए या एमपी इस तरह से नहीं बन पा रहा है। इसलिए कि एक वर्ग लगातार इस प्रयास में है कि संघ और बीजेपी को कॉम्युनल बनाए रखना है, तभी हमारी रोटी चलेगी। हम चुनाव में जीतें व न जीतें, लेकिन हमारी रोटी चलनी चाहिए,
हमारा धंधा पानी चलना चाहिए, हमारा फंडिंग आना चाहिए विदेश से, वो आते रहना चाहिए, चाहे वो जाकिर नायक से आए, चाहे वो चाइनीज सरकार से आए, चाहे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से आए। हमारे पास वो फंडिंग आती रहनी चाहिए और इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते रहने चाहिए ताकि आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि देखिए सिकंदर बख्श जो इतने बड़े स्टॉलवर्ड लीडर थे, इनके बारे में संघियों की क्या राय थी, बीजेपी वालों की क्या राय थी। सिकंदर बख्श को जो इज्जत, जो सम्मान बीजेपी में मिला, वो आज तक किसी मुस्लिम नेता को नहीं मिला। पद्म विभूषण है सिकंदर बख्श। उनके बारे में कह रहे हैं कि लव जिहाद करवाया, राइट करवाया, दंगे पर उतर गए। लव जिहाद, फोर्स कन्वर्जन एक अलग विषय है, लेकिन आपसी समझ बूझ के साथ कोई किसी भी संप्रदाय में विवाह करे, उसकी कोई मनाही नहीं है। न संविधान रोकता है, न कोई समाज रोकता है। ये संगठन विरोध, मोटे तौर पर जो संगठन, उसमें हो सकता है कि एक आध दो ऐसे भी नाम आ गए हों जो कि आपसी समझ के साथ शादी किया हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में शादी किए हों, उसका भी विरोध हो गया हो। लेकिन इसी पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी, हिंदू लड़की के साथ इन्होंने शादी की। जो दूसरे शहनवाज हुसैन हैं, उनकी पत्नी हिंदू हैं। उनको कोई लव जिहादी नहीं कह रहा है, लेकिन इस तरह के आर्टिकल को लिख करके आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो जैसे ही संघ की ये मुलाकात हुई मौलवी या मौलाना लीडर से, मुस्लिम लीडरों के साथ, यहां दिल्ली का जो खान मार्केट इलाका है, वो वही आईआईसी, वो एक्टिव हो गया, प्रोएक्टिव हो गया। यह आर्टिकल हालांकि पुराना है, लेकिन प्रोएक्टिव हो गया पहले से, और उनका यह चलन चलने लगा। और पहला नैरेटिव, अगर कॉमनल नहीं है तो सांसद क्यों नहीं है, एमपी क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आपने एक राक्षस के रूप में बनाए रखा है और इसके लिए विदेश से फंडिंग हो रही है। ओपन सोसाइटी, सोरोस की एक ओपन सोसाइटी है। अब ये सोरोस का सैम पित्रोदा से बहुत गहरा रिश्ता है। सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठ करके वहां से सारी रणनीति बनाता है। आप देखते होंगे कि राहुल गांधी एक समयांतराल पे अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं और बहुत अच्छी बंडी पहन लेते हैं, कभी कभी वो प्रिंस कोट भी पहन लेते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के वो लेक्चर देते हैं। यहां तक कह देते हैं कि केरल की जो मुस्लिम लीग पार्टी है वो सेकुलर पार्टी है। अब इस पर कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपके पब्लिक डोमेन में है। मैं तो आपको जो दूसरा रिकॉर्ड दे रहा हूं। ये सैम पित्रोदा वहां पर सोरोस से फंडिंग ले रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ले रहे हैं। सैम पित्रोदा भी इनके फंड मैनेजर हैं, जो बाहर में फंड मैनेज करते हैं। और इन सब ने अभी यही तय किया है कि धार्मिक खाई को बढ़ाना है, जातीय उन्माद को बढ़ाना है। और संघ और मुस्लिम लीडरों की मुलाकात जैसे हुई, ये एक्टिव हो गए। आने वाले दिनों में अगर आप जातीय उन्माद देखें तो सीधा कनेक्ट कर लीजिए कि ये राहुल गांधी या अन्य कोई देश के नेता नहीं कर रहे हैं, ये सोरोस, बिल गेट्स और रॉकफेलर के बाकी लोग कर रहे हैं। ये चाइना के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका के डीप स्टेट के इशारे पर हो रहा है, जो भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहता है, जो भारत को सुसंगठित एक मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता है। क्योंकि पूरी दुनिया को अगर सबसे अधिक खतरा किसी एक देश से है, वो देश है भारत। क्योंकि न तो यहां टैलेंट की कमी है, न संसाधन की कमी है। दुनिया में ऐसी भूमि नहीं है जहां इतनी ऋतुएं हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, मरुस्थल हैं। सावन है तो बसंत भी है, और इसीलिए ठंड है तो फिर ऑटमन भी है। सब कुछ है यहां पे, हर ऋतु मौजूद है, हर संसाधन मौजूद है।
इस भूमि पर टैलेंट भी, इसलिए इस भूमि को संगठित मत होने दो। अगर ये बटा रहेगा तो हमारा काम चलता रहेगा, हमारा धंधा पानी चलता रहेगा। तो संगठित गिरोह खान मार्केट में, आईआईसी में एक्टिव है, उनको फंडिंग हो रही है करोड़ों की, गहरी साजिश रची जा रही है अलग-अलग सोर्सों से। नाइक का फाउंडेशन है, अलग अभी एक रजा फाउंडेशन है, वो भी घेरे में है। रजा फाउंडेशन भी कला के नाम पर, आर्ट को बढ़ाने के नाम पर, साहित्य को बढ़ाने के नाम पर इसी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। बहुत सारे फाउंडेशंस अभी आएंगे जो काम कर रहे हैं, जो स्क्रूटनी में है। भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इन सारे फाउंडेशन की स्क्रूटनी कीजिए, अविलंब कीजिए और सख्ती से पेश आइए ऐसे लोगों पर जो देश में धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप इनके चक्कर में मत आइए। आप भारत के हैं, भारत आपका 100% है, भारत के आप अभिन्न हिस्से हैं। आप अलग मत रहिए, मिल के जुल करके जहां भी प्रयास हो रहा है उसके साथ आगे बढ़िए। इस साजिश को आप नाकाम करेंगे, ये मुझे पूरी आशा है। और भी डिटेल में अगले दिन बताऊंगा। वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो गया है, इसके लिए माफी चाहता हूं। नमस्कार।